हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा और आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा एक्ट है वो हिंदू मैरिज एक्ट ही चल रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 1 से लेकर 10 तक पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 11 शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिज, और सेक्शन 12 शून्य करने विवाह यानी कि वॉइडेबल मैरिज। ये किस में है हमारा? ये चैप्टर 4 में है। और चैप्टर 4 हमारा कहता है विवाह की अकृता और विवाह विच्छेद, यानी कि विवाह की अकृता यानी कि नल्टी ऑफ मैरिज, और विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स। ठीक है, तो जो शून्य है उसको नल को जो कहते हैं ना, नल एंड वॉइड, तो नल जो है उसको हिंदी में अकृत वर्ड बोला गया है। ठीक है, हिंदी में अकृत है और आप उसको शून्य, शून्य आपका वर्ड का मीनिंग शून्य हो गया आपका, और नल का मीनिंग अकृत्य हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सेक्शन 11 कहता है कि शून्य विवाह। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुप्रस्तापित कोई भी विवाह यदि धारा 5 के खंड 1, खंड 4 और खंड 5 के विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है तो अकृत्य और शून्य होगा। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि इस एक्ट के बनने के बाद, ये क्या कह रहा है, प्रारंभ के पश्चात यानी कि बनने के बाद। ठीक है, जब से ये एक्ट बना, यानी एक्ट हमारा कब बना, 1955 में, तो उसके बाद से कोई भी अगर मैरिज हुई है और वो मैरिज सेक्शन 5 के खंड 1, खंड 4 और खंड 5 का अगर उसमें जो दी गई बातें हैं उसका उल्लंघन करता है, तो वो मैरिज कौन सी होगी? वो नल एंड वाइड हो जाएगी, यानी कि अकृत और शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या बात आती है कि विवाह, शून्य विवाह होता क्या है? ठीक है, शून्य विवाह क्या है? शून्य विवाह वो होते हैं ऐसे विवाह जो शुरू से, जिनका कोई आधार नहीं है, वो शुरू से शून्य है। जैसे आप मैथ्स में देखेंगे कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, सेम ऐसे ही शून्य विवाह की कोई वैल्यू नहीं है। कर लिया ठीक है जी, लेकिन वैल्यू कोई नहीं है। जब तक आप जीरो के साथ 1 2 3 नहीं लगाएंगे, ऐसे ही आपको शून्य विवाह क्या कहता है, जब तक कि आप सेक्शन 5 की दी हुई शर्तों के हिसाब से नहीं करेंगे तो वो विवाह नहीं है, वो शून्य विवाह होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो पार्टी है वो एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ डिग्री ले सकती है। किस चीज की डिग्री ले सकती है? शून्य विवाह की, यानी वॉइड, नल एंड वॉइड की। ठीक है, अब मैं आपको चीज बताऊं कि बात आती है कि भाई सेक्शन 5 का 145 कहता क्या है। तो सेक्शन 1 का, जो सेक्शन 1 हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह की वैध शर्तें दी गई कि कौन सी विवाह, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिससे मैरिज जो होती है वो लीगल होती है। तो उसमें पहला क्या दिया गया है, पहला आप पढ़ेंगे एक्ट में देखिएगा, पहला दिया गया है कि जो मैरिज के टाइम पर जो पर्टिकुलर बंदा मैरिज कर रहा है उसके पहले से, दोनों पक्षों के पहले से कोई पति या पत्नी जीवित ना हो। ठीक है, उसके बाद 4 क्या कहता है, इसका 4 कहता है प्रतिष्ठित नातेदारी, यानी कि भैया कोई भी ऐसा विवाह जो उन नातेदारियों में नहीं हो सकता और कोई विवाह कर लेता है। यानी कौन सी प्रतिष्ठित नातेदारी? जो सेक्शन 3 का जी कहता है, यानी कि सेक्शन 3 के क्लोज जी के अंदर उसकी थ्योरी दी गई है कि वो भैया प्रतिशत नातेदारी में आएगा। और जो इस नातेदारी के थ्रू मैरिज कर लेता है या इस नातेदारी में शादी कर लेता है तो वो शादी आपकी शून्य होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप कोई कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते कि भैया हमारी बीवी है या हमारा पति हमारे साथ चल के रहे। अरे भैया तुम्हारी शादी नहीं है, समझ रहे हो आप कि शादी नहीं है आपकी, तो आप रख कैसे सकते हो किसी को अपने साथ? जो मैरिज ही नहीं है, आप कैसे किसी से क्लेम कर सकते हो एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ? आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मैरिज ही नहीं है। ये शून्य विवाह बताता है सेक्शन 11। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भैया सेक्शन 5 का 5 क्या कहता है कि अगर हम उसका उल्लंघन करें तो हमारी मैरिज शून्य हो जाएगी। तो वो बताता है कि अगर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो गई है जो आपकी सपिंड नातेदारी में है। सपिंड नातेदारी का मतलब आपकी मदर से 3 पीढ़ी और आपके फादर की 5 पीढ़ी। अच्छा, ये पीढ़ियां ऊपर से होती हैं, मैं बता दूं, नीचे तो हम खुद ही जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन होगी ना, ऊपर की पीढ़ी हमेशा ऊपर से काउंट होती है। जैसे कि नानी 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 से परनानी ऐसी, और पापा के में दादा परदादा ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे काउंट होता है, नीचे से तो नहीं, नीचे तो हम लास्ट ही है ना, हमारे बाद जो जनरेशन है उस जनरेशन को आप सपिंड नातेदारी में नहीं जोड़ सकते, वो ऊपर की पीढ़ी होती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ठीक है, तो यानी कि सेक्शन 5 का 1 4 और 5,
अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो भैया वो शादी नहीं है, उसे भूल जाइए। ठीक है, अब बात आती है, इसमें एक केस है श्रीमती कृष्णा देवी वर्सेस तुलसी देवी। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का केस है और इसमें ये कहा गया कि हिंदू विवाह की धारा 5 में दी गई जो शर्तें हैं, अगर उनको कोई पूरा नहीं करता है तो वह शून्य होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो केस अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा, श्रीमती कृष्णा देवी वर्सेस तुलसी देवी। ठीक है, AIR 1972 और पंजाब हरियाणा। ठीक है, उसके बाद दूसरा केसेस है इसी में, श्रीमती दलजीत कौर उर्फ टोनी वर्सेस श्रीमती अमरजीत कौर, AIR 2009, ये भी पंजाब एंड हरियाणा का है। ये क्या कहता है आपका, ये कहता है कि एक पति ने बिना अपनी पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी कर ली, तो उस शादी को क्या कर दिया गया, वो शादी कैसी हो गई, शून्य और अकृत, यानी कि नल एंड वॉइड हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। ठीक है, हाँ एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप सेक्शन 11 पढ़ें तो सेक्शन 2 को सेक्शन 12 को उसके साथ कंपेयर कर लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इन दोनों से रिलेटेड है सेक्शन 5, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक विवाह की बात करते हैं कि भैया ठीक है एक लीगल मैरिज है तो सेक्शन 5 में ही होना चाहिए, अगर सेक्शन 5 की ये शर्तें नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको वॉइड मैरिज कर देगा, और ये वाली शर्तें नहीं है तो वॉइडेबल मैरिज कर देगी आपकी। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 हमारा क्या कहता है, शून्य करणीय विवाह। अब सबसे पहले हम जानते हैं शून्य करणीय विवाह क्या होता है। शून्य करणीय विवाह वह विवाह होते हैं जो विवाह तो हैं, ठीक है, वो अपने आप में एक वैलिड तो हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टी में से कोई एक कहता है कि भैया मेरे से तो चीज़ें छुपाई गई या मेरे से ज़बरदस्ती शादी कर ली गई, मैं शादी के लिए तैयार नहीं था और मेरे से जो सहमति ली गई वो ज़बरदस्ती ली गई, तो मैं भैया अपनी शादी को मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, मैं सूट पिटीशन फाइल करूंगा और मैं इससे शादी को ख़त्म करूंगा। तो अगर वो कोर्ट में ये साबित कर देता है कि जो शादी हुई वो डरा के धमका के करी गई, मैं शादी को नहीं मानता, और वो प्रूफ कर देता है, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, उसको वॉइडेबल मैरिज घोषित कर देगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी शादी को वॉइड या वॉइडेबल घोषित कराने के लिए केस फाइल करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, लेकिन अगर वही पति ये कहता है ठीक है जी शादी तो हो गई, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती कराई गई, ऐसा झूठ बोल के कराई गई, बट कोई नहीं, मैं इसको अपनी वाइफ मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मैरिज क्या है, वो मैरिज रहेगी, मैरिज कंज्यूम हो चुकी है, मैरिज ही रहेगी। उस मैरिज को आप वैलिड या इनवैलिड कह ही नहीं सकते, वो वैलिड रहेगी मैरिज। ठीक है ना, आप उसको इनवैलिड में नहीं काउंट करोगे आप उसको, क्योंकि शून्य करने कराने के लिए दोनों पक्षों में से अगर एक पार्टी सहमत नहीं है, फिर वो कोर्ट जाके अगर अर्जी दाखिल करती है और ये कहती है कि भैया मैं नहीं चल सकता इस शादी के साथ, मेरी शादी तो ऐसी ऐसी हालातों में हुई और आप इसको ऐसे करें। ठीक है, तो वहाँ ये है, लेकिन ये विवाह होता है। ठीक है, इस विवाह को आप गैर कानूनी विवाह नहीं कह सकते। अब इसमें दूसरी बात की गई है, पहला इसमें ये आता है, अब हम इसको एक्ट को पढ़ लेते हैं कि कोई भी विवाह 12 का सबसेक्शन 1 कहता है, कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो या चाहे पश्चात, यानी कि या तो इस एक्ट के बनने से पहले हुआ हो ये एक्ट के बनने के बाद, जबकि हमने सेक्शन 11 में क्या पढ़ा कि एक्ट बनने के बाद, यानी पीछे जो हो गया सो हो गया, उस शादियों की उन्होंने बात नहीं करी है। उन्होंने कहा कि जब एक्ट बना उसके बाद की शादियां अगर सेक्शन 5 की कंडीशनों को वॉलेंट करती है या उसको उल्लंघन करती है तो वो शून्य हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 का एक ये कहता है कि शादी चाहे वो पहले की हो या वो एक्ट बनने के बाद हो, यानी कि 1955 के बाद की हो, अगर कोई भी इस तरह की शादी हुई है और वो सेक्शन 5 की दी हुई शर्तें जिसमें खंड 2 की बात कर रहा है, या वो कंडीशन जो सेक्शन 12 बता रहा है कि अगर भैया ये चीज़ें अगर आधार होती हैं तो उन आधारों पर जो शादी है वो वॉइडेबल हो सकती है। ठीक है, वो वॉइडेबल हो जाएगी और उसकी डिक्री के द्वारा बातिल किया जा सकता है। बातिल मैं आपको बता दूं, बातिल आप एक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ एक वर्ड है बातिल, हिंदी में एक वर्ड है बातिल, हिंदी वालों के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, हिंदी में जब आप एक्ट पढ़ेंगे इसको तो वहाँ वर्ड आएगा बातिल। इसमें क्या प्रॉपर है कि निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्य करणीय होगा और अकृता की डिक्री और बातिल किया जाएगा, यानी कि उसको शून्य करणीय कर दिया जाएगा। बातिल का मीन्स होता है शून्य करणीय। ठीक है जी, बातिल का मीन्स होता है शून्य करणीय,
और शून्य करनी है, ये जो आप बातिल वर्ड है ये आप मुस्लिम लॉ में भी पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ में भी आपको ना ऐसे आएगा, जो विवाह के जो प्रकार होते हैं उसमें आपका आता है शाही जो हो गया, वैध, एक हो गया एनिमत जिसे इरेगुलर बोलते हैं, और एक होता है शून्य करने के। ऐसे कौन से विवाह होते हैं जो शून्य करने के, तो उसको अगर आप उस वर्ड में देखें, मुस्लिम वर्ड में देखें, तो वहाँ बातिल वर्ड लिखा आएगा, तो वही ये वर्ड है, ठीक है। ये मुस्लिम लॉ में भी है लिखा हुआ शब्द। तो इन्हें क्या कहा, इन्हें कहा कि 12(1) का एक ही बात करता है कि अगर कोई भी प्रत्यार्थी यानी कि रेस्पोंडेंट, प्रत्यार्थी का मतलब हो गया रेस्पोंडेंट, इम्पोर्टेंसी के कारण यानी नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ, यानी कि मैरिज को कंज्यूम नहीं कर पाया है, वो उनके आपसी रिलेशन नहीं बन पाए हैं, तो वो अपने मैरिज को वॉइडेबल करवा सकते हैं। इस आधार पर वॉइडेबल की डिग्री वो ले सकते हैं, अपने विवाह को वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं। दूसरा क्या कहता है इसका, B(1) का ही, ये देखिए 12(1) का ही ये पार्ट चल रहा है। तो 12(1) के B के पार्ट में क्या है कि सेक्शन 5 के खंड 2 में दी गई शर्तें, और खंड 2 में 3 बातें बताई गई, यानी कि क्या है गया, यानी कि ABC 3 बातें बताई गई हैं। 3 बातों में पहली बात क्या बताई गई है कि विधि मान्यता देने, विधि मान्य सहमति देने के लिए वो चित्त विकृति का ना हो, यानी कि वो अनसाउंड माइंड ना हो। चित्त विकृति को इंग्लिश में बोलते हैं अनसाउंड माइंड ना हो, ठीक है। पहला हो गया, अगर वो अनसाउंड माइंड है, चित्त विकृति का है, और वो भैया सहमति दे देता है, क्योंकि वो सहमति देने लायक तो है नहीं, लेकिन उसने शादी कर ली, तो वो शादी उसकी वॉइडेबल हो जाएगी, ठीक है, शून्यकरण हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, बी क्या कहता है, सेक्शन 5 के खंड 2 का बी बता रही हूँ मैं आपको। दूसरा क्या कहता है कि विधि मान्यता सहमति देने के लिए असमर्थ ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो। अनसाउंड माइंड तो वहां आ गया 1 में, सॉरी। और बी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मानसिक विकृति का ना हो। भाई पहले चित्त विकृति था, अनसाउंड माइंड, अब क्या कह रहा है, मानसिक विकृति का ना हो। मानसिक विकृति क्या होती है, मेंटली डिसऑर्डर ना हो। देखिए बात सेम ही है, ये दोनों का मतलब वही है कि दिमागी तौर से वो संतुलन रहे उसका, कि वो किसी भी चीज़ को समझ सके, बता सके। अनसाउंड माइंड भी क्या, अनसाउंड माइंड का भी यही होता है कि वो चीज़ों को समझ नहीं सकता, बता नहीं सकता, चीज़ें क्लियरफाई नहीं कर सकता, सही गलत में डिफाइन नहीं कर सकता। वही चीज़ मानसिक विकृति है। मानसिक विकृति क्या होती है, आपका दिमाग ही है, यानी मेंटली डिसऑर्डर ना हो कोई भी, कि पता चला बंदा पागल, जैसे आप पागल कह सकते हैं कि ये पागल ना हो। पागल आदमी को क्या पता, शादी तो कर ली उसने, लेकिन वो आगे की गृहस्थी नहीं चला पा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके का ना हो, यानी जो कंसर्न दे रहा है तो वो मेंटली डिसऑर्डर यानी कि मानसिक विकृति का ना हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 का खंड 2 का सी क्या कहता है कि उसे मिर्गी के दौरे ना आते हैं, ठीक है। मिर्गी के दौरे को उन्मत्ता भी बोलते हैं, वो ना आते हैं उसको, अगर उसके आते हुए अगर कोई मैरिज कर लेता है तो वो मैरिज क्या होगी, वाइट होगी। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि सेक्शन 12 में अगर 5 की खंड 2 के अंदर जो 3 बातें बताई गई, यानी कि अनसाउंड माइंड, उसके बाद मेंटली डिसऑर्डर ना हो, और तीसरा उसे मिर्गी के दौरे ना आते हो। अगर ये तीनों हैं और वो कोई मैरिज कर लेता तो वो मैरिज भैया सोने करनी हो जाएगी, वाइडेबल हो जाएगी। अब इसका घ क्या कहता है, 1 का डी क्या कहता है, 12 के 1 का डी क्या कहता है, घ क्या कहता है कि प्रकृति विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, यानी कि अगर कोई रेस्पोंडेंट जिसके पति ने, कोई लेडी उसके पति ने केस फाइल किया है, तो वो उससे अगर प्रेग्नेंट नहीं है, किसी और से प्रेग्नेंट है, तो भी वो क्या होगा, मैरिज क्या हो जाएगी, वो वाइडेबल हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए किसी ने शादी करी, और शादी करके जब वो घर आई, पहली बार घर आई, और 10 दिन बाद पता चला रही है तो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, तो ये बात तो क्लियर है कि इस आदमी से तो है नहीं वो, तो उसमें हस्बैंड क्या कर सकता है, अपनी शादी को वाइडेबल घोषित करवा सकता है, उसकी डिग्री ले सकता है। अब बात आती है इसमें शून्य करने का 1 हमने पढ़ लिया। अब सेक्शन 12 का हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि उपधारा 1 में, यानी कि जो हमने 1 में जो चीजें पढ़ी, 12 के सबसेक्शन 1 में जो चीजें हमने करी हैं, उसके होते हुए विवाह के बातिलीकरण की कोई अर्जी, यानी कि विवाह को आप शून्य करने के लिए कोई अर्जी अगर आप कोर्ट में देते हैं, तो ये कब देंगे आप, जब आपको पता चल गया है, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि आपके साथ कपट हुआ है या आपके साथ फ्रॉड हुआ। हाँ सॉरी, इसमें एक और है, इसमें हमने इसका ग नहीं पढ़ा, 1 का ग मैं आपको और बता दूं, इसमें ये भी है कि अगर कोई आपसे चीज़ों को छुपाकर या फ्रॉडली कोई आपकी कंसेंट ली गई, आपकी सहमति ली गई है, ठीक है, यानी कि जो केस फाइल कर रहा है उसका जो गार्जियंस है, क्योंकि जनरली मैरिज क्या होती है, हमारे पेरेंट्स करवाते हैं, हमारे गार्जियंस कराते हैं। अब गार्जियंस ने मैरिज कराई, उसके बाद कुछ चीज़ें कुछ निकला, छुपाई गई कुछ चीज़ें जो शादी के बाद पता चलती हैं, तो इस टाइप की शादी भी
वॉइडेबल होगी या फोर्सेबल कराई जाती है। 12(1) का सी कहता है कि अगर फोर्सेबल भी मैरिज कराई जाती है, फोर्सेबल मैरिज कि भैया कनपट्टी पे बंदूक लगे और कहा नहीं जी तुम्हें तो शादी करनी है चलो, ठीक है, तो वो शादी वॉइडेबल होगी। ठीक है। ऐसी एक चीज़ आपको बताऊँ, सेक्शन आप 24 पढ़िएगा एविडेंस का, सेक्शन 24 में ये दिया गया है कि अगर कोई भी कन्फेशन यानी संस्वीकृति या एडमिशन यानी कि स्वीकृति अगर छल कपट या डरा धमका के ली गई तो उसको रेलिवेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो एविडेंस में हमारा वही चीज़ कह रहा है कि भैया डरा धमका के कोई काम होगा तो वो काम नहीं है। तो सेम यही चीज़ है कि अगर कोई डरा धमका के कोई शादी की जाती है, फोर्सेबल की जाती है कि नहीं भैया थप्पड़ मारे चार, चल भाई कर शादी, और वो बंदा बेचारा डर के मारे कर लेता है, या उसको कहा जाता है नहीं करेगा तो तेरी फैमिली उड़ा देंगे हम, वो बेचारा कर लेता है। तो करने के बाद उसकी जो शादी है वो शून्य करनी चाहिए। शादी तो रहेगी क्योंकि शादी हुई है, क्योंकि पूरे रीति रिवाज से हुई है, तो शादी है, लेकिन उसकी शादी उसकी बिना सहमति के, उसे जोर जबरदस्ती से या उसको झूठ बता के उसकी सहमति ली गई है, तो वो शादी कौन सी हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। उस शादी का शून्य करने की वो डिग्री घोषित, वो मैरिज को घोषित करा सकता है। ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे अब 12 का 2 का हमने पढ़ा था, उसमें हमें बताया गया कि भैया कोई भी अर्जी फाइल होगी तो उसके लिए एक समय अवधि है जो है 1 साल, और वो 1 साल कब से है, वो 1 साल आपकी नॉलेज से, ड्यू टू नॉलेज, यानी कि जब आपको ये जानकारी हो गई कि भैया हमारे साथ तो हुआ है फ्रॉड, हमें तो बताया गया गलत, हमें बताया गया कि लड़का कलेक्टर है, ये तो चपरासी भी नहीं है। समझ रहे, ऐसा होता है विवाह में। मैं जनरली हिंदू मैरिज, हिंदू के केसेस लॉ के करती हूँ, फैमिली कोर्ट का, तो जनरली देखते हैं कि अरे भैया जी जब हमारी शादी तो हमें तो कहा 4 मंजिल का मकान है, और जब हम घर गए तो पता चला किराए के मकान में रहते हैं भाई साहब। तो ये चीज़ें होती हैं मैरिज में। जनरली क्या होता है कि लोगों को कुछ चीज़ें कुछ बताई जाती हैं और आके वहाँ पे कुछ होती हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर आपको फ्रॉड का पता चलता है, जो आपको लग रहा है कि वो फ्रॉड है, ठीक है, कपट है, या आपको लगता है कि आपके साथ तो बल प्रयोग कराया गया, भाई जबरदस्ती करा दी गई, तो आप उस दिन से साल भर के अंदर आपको केस कोर्ट में फाइल करना होगा, नहीं तो आपकी अर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि आपको पता है भाई आपकी कनपट्टी पे बंदूक लगाई, आपको शादी करवा दी आपने, भैया उस टाइम तो कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका रिलेशन तो बहुत बढ़िया चल रहा था, आप मज़े से चले जा रहे हैं, ठीक है सब बढ़िया है, सडनली आपने कहा 3 साल बाद कि जी भाई हमारी शादी तो ज़बरदस्ती कराई गई, हम नहीं करेंगे। कोर्ट आपसे पूछेगी भाई पता कब चला, आप कहोगे कि पता तो मुझे जब ही चल गया था जब मेरी शादी कराई गई, मेरे कान पे कनपट्टी पे बंदूक लगाई, मेरे 2 थप्पड़ मारे, मुझे बैठा दिया, तो पता तो मुझे जब ही चल गया। तो कोर्ट कहेगी तो पता चल गया तो घर क्या कर रहे थे बैठ के, आते आप कोर्ट में अर्जी फाइल करते, ठीक है। तो उसका जो समय पीरियड दिया गया वो 1 ईयर का दिया गया, 1 साल का, कि 1 साल के अंदर आपको केस फाइल करना है। ठीक। दूसरा इसमें कहा गया है कि जो भी केस फाइल करेगा उसके लिए उसके जो जिसके अगेंस्ट वो कर रहा है, और जब उसको कपट का पता चला तो वो या बल प्रयोग के द्वारा उसको उससे वो शादी कराई गई, तो वो जो उसका पार्टनर है वो उस टाइम उसके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि भैया बीवी कहे कि हम मैके जा रहे हैं और मैके पहुंच गई, मैके पहुंचने के बाद पता चला कि बीवी अब आ नहीं रहे हैं, तो आप कोर्ट पहुंच गए जी हमारे साथ तो बल प्रयोग करके शादी कराई गई। नहीं, ऐसा नहीं है। पता चला बीवी 4 महीने 6 महीने साल भर वहाँ रह गई, साल भर बाद आप गए देखा बीवी नहीं आ रही है, तो ऐसा करो छुटकारा पाओ इस शादी से, या पति नहीं आ रहा है तो छुटकारा पाओ, दूसरी शादी कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करा, आप कोर्ट गए, आपने कहा जी हमारी शादी तो वाइडेबल का है, क्यों है जी, आपने कोर्ट को बताया कि जी हमारी शादी तो ज़बरदस्ती कराई गई, हमें तो बताया गया ये कलेक्टर लगा हुआ है, ये तो चपरासी भी नहीं है। तो कोर्ट कहेगी कि जब आपको ये पता चला कि आपके साथ था वो, तो आप कहोगे नहीं जी वो तो साल भर से अपने घर बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपको ये चीज़ पता चली उस टाइम आपको साल भर के अंदर केस फाइल करना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आपके साथ होना ज़रूरी है उस टाइम, यानी कि उस टाइम पीरियड में वो आपके साथ रह रहा हो। जैसे मान लीजिए आज आपके साथ वो रहता है और आपको पता चला 2 महीने बाद कि हाँ भाई ये चीज़ तो मेरे साथ गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप तुरंत जाके केस फाइल करेंगे और आपको उसको बताएंगे कि जी मेरी साथ थी उस टाइम पीरियड में मुझे पता चला। ये नहीं कि आज साथ है और 4 साल बाद जाके केस फाइल करें जब वो आपके साथ रह ही नहीं रही है। जैसे ही आपको पता चला तुरंत हो जाके साल भर के अंदर, साल के बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका खंड ख कहता है 12 के सब सेक्शन 2 का बी कहता है, अब बात ये कह रहा है कोर्ट की, ये कोर्ट को इनहेट पावर दे रहा है, ये बता रहा है। देखिए पहले में क्या बताया कि कौन सी मैरिज वाइड होगी, सॉरी वाइडेबल होगी, ये बता दिया। 12 के सब सेक्शन 2 में ए क्या कहता है कि भैया कब आप केस फाइल कर सकते हो, ये बता दिया।
अब 12 के ही 2 का बी कहता है कि अब कोर्ट कैसे आपका केस लेगी। तो कोर्ट को इनहेड पावर है, कोर्ट खुद देखेगी कि ये केस फाइल होने लायक है या नहीं है, इसको सुना जाए या नहीं सुना जाए। तो पहले वो क्या करेगी, पहले वो देखेगी कि जो अर्जीदार है यानी कि जो फाइल कर रहा है, जो पिटीशन फाइल कर रहा है, जो पिटिशनर है, जो उसने बातें कही हैं उसके बारे में उसे कब जानकारी हुई, कहीं वो उस टाइम अनभिज्ञ था या नहीं था, कहीं झूठ बोल रहा है, ये देखेगी। दूसरा वो क्या देखेगी कि जो विवाह हुआ उसका, उसके वह 1 वर्ष के अंदर ही अंदर वो फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि शादी हो गई हमारी आज और 4 साल बाद बाबूजी गए हैं केस फाइल करने, तो कोर्ट ये देखेगी कि आपकी शादी से और आपके केस के टाइम पीरियड में कितना समय है, साल भर से ऊपर तो नहीं है, साल भर के अंदर ही है ना। उसके बाद है तीसरा कि उसके अस्तित्व के अर्ज पता लगाने के समय में अजय सहमति व्यवसाय में हुआ या नहीं, यानी कि उक्त आधार के अस्तित्व का, यानी कि जो पिटिशनर कह रहा है उसको पता लगाने के लिए वो ये भी देखेगी कोर्ट कि इसने अपनी सहमति से कोई वैवाहिक संभोग तो नहीं हुआ, यानी कि मैरिज कंज्यूम तो नहीं हुई, सहमति से यानी अपनी कंसर्न से कि भैया आज तो शादी हुई, बीवी बहुत बढ़िया है या पति बहुत बढ़िया है, फटाफट ठीक है जी मैरिज लाइफ शुरू कर दी, है ना। और उसके बाद फिर गए आखिर जाने के लिए, मैं तो बर्थडे वाला, अरे भैया 4 बालक हो गए उनको कौन देखेगा, बर्थडे वाला तो कोर्ट ये भी देखेंगे कि जो इनके बीच में जो रिलेशन हुए वो इनकी सहमति से था या वो भी ज़बरदस्ती करा दिए गए या अगेंस्ट करा दिए गए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक केस बता दूं जो हमने पढ़ा था 12(1) का, जो डी था गर्भवती महिला वाला, उसमें एक केस था है महेंद्र वर्सेस सुशीला बाई, जिसमें लेडी ने ये माना था कि वो प्रेग्नेंट है, लेडी ने ये माना था कि वो प्रेग्नेंट है और उसका अपने पति से कभी कोई मिलन नहीं हुआ, यानी मैरिज उसकी कंज्यूम उसके हस्बैंड के साथ नहीं हुई, जबकि पति उससे कभी भी किसी प्रकार से कोई मिलन नहीं हुआ। तब ये मामला 12 सबसेक्शन 1 के डी में वाइडेबल घोषित किया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, नहीं तो देख तो लें आप प्लीज़। चलिए ओके बाय, गुड नाइट।